नमस्ते अमित, कितने बच्चे हैं भाई सभी लोग? पहले तो ग्रुप में भेज दो यार लिंक, काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है जिन लोगों के पास लिंक नहीं है। और थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अभी ये जस्ट थोड़ी देर पहले ही ना 11th की क्लास अभी ख़त्म की है, तो लाइव वाले में थोड़ा तो लग ही जाता है, हल्का फुल्का एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती ना। समझ रहे होगे? ऋतिक, नमस्ते जी, नमस्ते ऋतिक। यार ऋतिक वगैरह सभी लोग ना तुम ग्रुप में कर दो यार, पहले भेज दो जरा। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू करनी है आज, एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर शुरू करना है, तो सारे बच्चे होंगे तो थोड़ा सा अपने को भी अच्छा लगेगा, है ना। गौरव कश्यप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। खाना वाना हो गया होगा? नाश्ता नाश्ता कर रहा हूँ, रात का ना खाना हो चुका होगा। तो क्लास 12th में अपना इकोनॉमिक्स आज शुरू करनी है हमें लाइव, डेली आएंगे। पता है आप लोगों को आपका पेपर शुरू होने वाला है, कब से है? 17 मार्च को है। तो जब 17 मार्च को है तो हम कम से कम इतना तैयार कर लें कि 17 मार्च तक पूरी इकोनॉमिक्स को कर लें अच्छे से। राम राम जी आयुष सर, मैं फिर आ गया। मैं एस जी, ओके आयुष, आयुष नाम है मेरा, ठीक है। मिस्टर भरत ब्लॉग्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अनुज नेगी, यार ये तो क्या कहते हैं, अब तो 12th वालों का टॉपिक है, तब तुमने 11th का समझा था। चलो कोई बात नहीं, आज हमारा टॉपिक है जो है वो है एग्रीगेट डिमांड। बहुत बच्चे वेट कर रहे होंगे यार। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बट हम यहाँ से शुरू करेंगे। समग्र माप, यूनिट 3rd। कौन सी यूनिट है ये है यूनिट 3rd, ओके। और दूसरी बात क्या है, और ये हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो आपको पता है समष्टि, थोड़ा बड़ा लेवल होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड करें शुरू, क्या आगे बच्चे हमारे? तो हमारे बच्चे आ चुके हैं। गुरुजी शुभ संध्या, शुभ संध्या जी, शुभ संध्या। अनुज नेगी नमस्ते। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितने बच्चे लाइव आ रहे हैं, मतलब ये आ रहे हैं देखने के लिए, वो सभी लोग जरूर लाइक कर देना अपने लाइव क्लासेस को, ठीक है। और हमारा शुरू हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत बच्चों को आना चाहिए। आप एक बार फिर से ग्रुप में मैसेज कर दो, अपने अपने ग्रुप में फटाफट इसका लिंक शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम टॉपिक शुरू कर दें, ठीक है। और कर देते हैं 1 मिनट में शुरू कर देते हैं, 10:15 पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे आए हैं वो सब कर ही दो। तो यार ये टॉपिक जो है यूनिट 3rd, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग चैप्टर है इस यूनिट का। अपने आप में ये 12 मार्क्स की यूनिट है, आपको पता ही है 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, 1 मार्क्स भी होता है, बट 12 मार्क्स एक बार में मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो करें शुरू, चलो कर देते हैं, जितने भी आ गए होंगे, ठीक है। तो भाई देखो, हमारा आज का टॉपिक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूनिट 3rd, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 12 मार्क्स की यूनिट है। 3 चैप्टर हम इसके अंदर देखते हैं, जनरली अलग अलग है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरीज बनी हुई है वो, और देन जो है वो एक प्रैक्टिकल इकोनॉमी के अंदर कैसे हम काम कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिकल इकोनॉमी में कितना काम कर सकते हैं, 12th के लायक जितना है उतना बताया गया है, ठीक है। जितना 12th के लायक है, अब हम कह लें कि क्या उतना ही 12th के लायक है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा समझा दिया जाए तो समझ जाते, बट
जितना हमें 12th के बेसिस पे पढ़ना है उतना हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है भाई एग्रीगेट डिमांड, सभी लोगों ने अपने ग्रुप्स में भेज तो दिया ना, शेयर कर दिया इसका लिंक, अगर इसका लिंक शेयर कर दिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका लिंक शेयर कर दिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं, 20 बच्चे आ चुके हैं, ओके। तो हम कर देते हैं शुरू, ठीक है। और जरूर इसको लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं एग्रीगेट डिमांड। भाई क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किसको कहते हैं? 1 सेकंड म्यूट कर इसको। तो करते हैं भाई एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है जरा ध्यान रखना। पहले हम ये डिमांड देख लेते हैं। जो भाई 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड वर्ड समझा था कि डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है। डिमांड वर्ड होता है कि एक जो पर्सन है ना, यहाँ पर देखो माइक्रो के लेवल के हिसाब से समझा रहा हूँ, इस साइड माइक्रो में क्या समझते हैं हम कि एक कोई भी पर्सन है वो किसी चीज का डिजायर करता है, इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, एक बंदा, सिर्फ एक पर्सन। फिर उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास परचेजिंग पावर हो, मान लो क्या कहते हैं इसको, खर्च करने की शक्ति, खर्च करने की शक्ति हो, ठीक है, जिसे हम क्रय शक्ति बोलते हैं, क्रय शक्ति, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है, पहला डिजायर हो गया, दूसरा परचेजिंग पावर हो गया, तीसरा है हमारे पास विलिंगनेस, विलिंगनेस टू स्पेंड, ठीक है। इसे कहते हैं खर्च करने की तत्परता, खर्च करने की तत्परता। ये देखो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड वर्ड को इस तरीके से लेती है कि एक पर्सन जो है उसका क्या होना चाहिए, एक पर्सन की डिमांड हो। तो डिमांड किसको कहेंगे, जब वो एक पर्सन डिजायर कर रहा हो कोई चीज, कोई भी चीज, मान लो जैसे मैं एक पेन डिजायर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक फोन डिजायर कर रहा हूँ, मतलब मुझे चाहिए, मुझे खरीदना है। दूसरी बात, मेरे पे पैसे भी हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पे पैसे भी होने चाहिए, डिजायर हो, डिजायर के साथ साथ परचेजिंग पावर हो, और फिर मैं खर्च करने के लिए रेडी भी हूँ। इसे रेडीनेस भी कह सकते हैं कि रेडीनेस टू स्पेंड, खर्च करने के लिए विलिंगनेस हो। तो जब हमारे पास ये तीनों ही चीज हो जाएगी तो अपने आप में वो डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि एक पर्सन इतना खरीदना चाहता है। तो कुल मिलाकर अगर वो कुछ भी खरीदना चाहता है, डिजायर कर रहा है, परचेजिंग पावर है और विलिंग भी है कि भाई खर्च कर देता हूँ, तो एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है। तो इसको हम सीधे सीधे तौर पे देखें तो वो खर्च है। तो डायरेक्टली अगर मैं डिमांड को बोलूं तो डिमांड इज नॉट कंप्लीटली लाइक डिजायर, विलिंगनेस और परचेजिंग पावर, हम उसे सीधा सीधा बोल सकते हैं वो खर्च है। डिमांड मीन्स खर्चा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम 11th में पढ़ रहे थे, तो हम पूछ रहे थे कि भाई क्या होती है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का दूसरा नाम सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ डिमांड का दूसरा नाम एक्सपेंडिचर। डिमांड का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, तो डिमांड रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, बस नॉर्मल सी बात, ठीक है। अच्छा, अगर जिन जिन बच्चों को ना क्लियर नहीं दिख रहा हो, मान लो क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो वो अपने मतलब 3 डॉटेड पे जाओ, वहां क्वालिटी देखो, वहां हाई क्वालिटी कर लो, ठीक है, वहां जाके हाई क्वालिटी कर लो। तो अगर आप वहां हाई क्वालिटी कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे अभी भी बच्चे क्या हैं, काफी गायब हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे गायब हैं, अभी भी नहीं आए हैं, ओके। नमस्ते मनोज, ऋतिक कर दिया, ओके। तो चलो ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो डिमांड का मतलब क्या, माइक्रो लेवल पर वो डिजायर हो सकता है, साथ साथ परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू स्पेंड, ये तीनों मिलकर डिमांड बन सकती है। मगर हम उसे नॉर्मली देखें तो वो एक खर्चा है, तो डिमांड अपने आप में खर्च है। तो इसका मतलब जिस जो भी चीज वो खरीदना चाहता है, रेडी है खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने को रेडी, अगर वो खरीद ही रहा है तो खर्चा कर रहा है। तो हम उसको अगर एक टर्म में देखें कि वो क्या कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, तो आप ये थोड़ा बोलोगे आलू, टमाटर, प्याज वगैरह।
आप सीधा बोलोगे वो इतना डिमांड कर रहा है, 20, 40, 200, 1000, तो कुल मिलाकर वो एक्सपेंडिचर इतने की डिमांड कर रहा है, इतना ही खर्चा कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडिचर। बहुत नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंडिचर। अब दूसरी बात होती है एग्रीगेट। किसे कहते हैं? एग्रीगेट, ये वर्ड है समग्र। समग्र किसको कहते हैं? तो भाई एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ध्यान रखना, क्या होता है इसका मतलब? टोटल। टोटल मतलब हिंदी में होता है कुल। ठीक है, एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल। अब बहुत नॉर्मल सी बात, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यार अगर इसका मतलब टोटल ही होता है, एग्रीगेट का मतलब टोटल ही होता है, तो इसको एग्रीगेट डिमांड क्यों लिखा? टोटल डिमांड लिख लेते हैं। देखो भाई, एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, फील टोटल होता है, बट वो एक्चुअल में सिर्फ टोटल नहीं होता। एग्रीगेट जो वर्ड है वो मैक्रो वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल का मतलब एग्रीगेट होता है। देखो टोटल क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि यार इस रूम के अंदर नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हैं, तो दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ चेयर, टोटल चेयर। मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, तो टोटल पेन कितने हैं। मेरे पास नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, तो टोटल कलर कितने हैं। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो टोटल बुक्स कितनी है। ऐसा बोला जा सकता है। मगर जो ये एग्रीगेट वर्ड है, इसका मतलब तो टोटल ही है, मगर किस सेंस में? तो टोटल सेंस, ठीक है, किसके सेंस में? इकोनॉमी के सेंस में। इकोनॉमी के सेंस में, अर्थव्यवस्था के सेंस में इसका मतलब टोटल होता है। अब अर्थव्यवस्था के सेंस का मतलब क्या होता है? कि टोटल खर्चा। टोटल खर्चा, तो टोटल खर्चा किसका? टोटल खर्चा पूरी इकोनॉमी का। तो एग्रीगेट का जो सेंस है वो क्या है? एग्रीगेट का जो सेंस है वो टोटल खर्चे का मतलब है पूरी इकोनॉमी का टोटल खर्चा। पूरी इकोनॉमी का टोटल खर्चा कितना है? तो अपने आप में एग्रीगेट का पूरा फील तो टोटल है, मगर वो पर्टिकुलर एक रूम, एक एरिया नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी है। और मैक्रो इंडिया के हिसाब से पूरा इंडिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया की बात हो रही है। तो पूरे इंडिया का टोटल, तो पूरे इंडिया के जो टोटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तब वर्ड होता है वो टोटल का मतलब एग्रीगेट। इसीलिए जो एग्रीगेट वर्ड है ये अपने आप में टोटल फील है, बट इसका मतलब बहुत वाइड है, पूरे देश के लेवल पर ये बात करता है। तो एग्रीगेट डिमांड का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो जाता है? तो एग्रीगेट डिमांड का सीधा मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का टोटल खर्चा, एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च, एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब सीधी सी बात है, जब भी हम बात की जाएंगे कि भाई टोटल खर्चा इकोनॉमी का, तो कब से कब तक का? तो बोलते हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर। कहाँ का भाई? तो अकाउंटिंग ईयर का, कैलेंडर ईयर का नहीं, अकाउंटिंग ईयर का। अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी ईयर का। जैसे कि यहाँ पर 2022 से लेकर 2023 हम देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च एक लेखा वर्ष की अवधि में, लेखा वर्ष बोलते हैं हिंदी में, एक लेखा वर्ष की अवधि में, अवधि में। तो बात समझ आती है एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड एक देश के टोटल खर्च को कहते हैं, बशर्ते वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कैलकुलेट किया जाए। एग्रीगेट का मतलब एनुअल ईयर भी हो जाएगा, साथ ही साथ टोटल भी हो जाएगा, वो भी पूरी इकोनॉमी का होगा। तो ये एग्रीगेट अपने आप में एक एनुअल ईयर को भी ले रहा है जो कि अकाउंटिंग ईयर है, ये पूरी कंट्री को भी ले रहा है और पूरी कंट्री के टोटल को ले रहा है, तब उस वर्ड का मतलब है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप में एक्सपेंडिचर है ही, तो क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट डिमांड refers to total expenditure of an economy in an accounting year, refers to
रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अर्थव्यवस्था के एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो भी कुल खर्च है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो ये बात आपको समझ आ गई है, तो आप मुझे थम्स अप भी कर सकते हो, ओके भी कर सकते हो, डन भी कर सकते हो। ओके, अच्छा दूसरी बात, ये वीडियो क्वालिटी अगर मैं हाई कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि आप अपनी सेटिंग्स में जाओ ऊपर और अपनी क्वालिटी को हाई या पिक्चर क्वालिटी पे कर दोगे तो आपकी क्वालिटी हाई हो जाएगी। हुई क्या हाई, कितने बच्चों की हाई हो चुकी है एक बार मुझे बताना। समझ आ गया, प्रदीप सिंह हाई है, ओके डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप करोगे तो आपको समझ आने लगेगा बहुत अच्छे से। चलो भाई, तो कुल मिलाकर आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, हो गई ना, डन। तो सभी लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, लाइक कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्रीगेट डिमांड की, किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। क्लियर कर दो, चलो भाई, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। तो भाई एक बात समझना जब हम समग्र मांग की बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि ये एग्रीगेट डिमांड तो टोटल एक्सपेंडिचर तो है इकोनॉमी का। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपसे पूछा जाए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपका दूसरा सवाल होगा कि इसको क्लोज इकोनॉमी में किया जाएगा। सर इसे क्लोज इकोनॉमी का पूछ रहे हो या फिर आप इसे एक ओपन इकोनॉमी में पूछ रहे हो। अब ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, तो जरा समझते हैं। इसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भाई अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, इकोनॉमी की ही बात हो रही है, और इकोनॉमी का मतलब सीधी सी बात हमने क्या समझा था कि इकोनॉमी तो पूरा देश होता है, पूरा देश एक इकोनॉमी है। तो इसे बंद रूप में पढ़ा जाएगा कि खुले रूप में, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। तो खर्चा कैसे पता चलेगा आपको कि वो टोटल खर्चा कितना है, तो भाई क्लोज इकोनॉमी के रूप में अगर देखेंगे तो क्लोज इकोनॉमी के रूप में ये दो टाइप का और होता है, ठीक है। एक को कहते हैं हम टू सेक्टर, सिर्फ जिसमें टू सेक्टर को ही पढ़ा जाए, या फिर थ्री सेक्टर को ही पढ़ा। एंड आई,
सी एंड आई। अब सी एंड आई का मतलब क्या है? यहां पर सी का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसे कहते हैं उपभोग व्यय। मगर ये जो उपभोग है ना, मतलब जो लोग खर्चा कर रहे हैं, अभी मैंने बताया ना डिमांड कर रहे हैं पर पर्सन, ये प्राइवेट लोग हैं। प्राइवेट मतलब निजी लोग। ठीक है, निजी कौन? जैसे आप और हम लोग, जिसका गवर्नमेंट से कोई रोल नहीं है। और इस आई का मतलब, यहां पर जो आई है उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये भी क्या है? प्राइवेट है, ध्यान रखना, ये भी निजी है, इसे कहते हैं निवेश व्यय। तो अभी मैंने बताया टोटल खर्चा देखना है, तो किसका देखना है? निजी लोगों का देखना है। तो निजी लोग कौन कौन से होंगे? जब भी आपसे प्राइवेट की बात की जाएगी तो प्राइवेट हमेशा टू सेक्टर के अंदर ही मिल सकता है आपको। तो टू सेक्टर के अंदर आपको एडी देखना है, तो एडी कैसे मिलेगा आपको? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों को आपको जोड़ देना है। और जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी का मिल जाएगा। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी का आपको एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। तो ये हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट का। वहीं पर आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये आई कौन कर रहा है? ये आई कर रहा है कौन? जो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं एक नया प्रोडक्शन हाउस लगाने में, जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो वो सारे लोगों को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ेंगे, बट वो भी प्राइवेट ही होगा। वहीं पर जब हम दूसरी बात करते हैं जो है थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, तब आप यहाँ का खर्चा निकालने के लिए, तीन सेक्टर का खर्चा निकालने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर का कंजप्शन, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट दोनों ऐड करोगे, जैसा टू सेक्टर में करा, प्लस यहाँ पर जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड कर दोगे। जी का मतलब क्या है? यहाँ लिख देता हूं मैं जी। जी मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसे कहेंगे सरकारी व्यय या सरकारी खर्च। तो सरकारी जो खर्च है वो हमेशा सरकार का जो भी कंजप्शन है किसी भी चीज पर आया हो उसे लिया जाएगा, और सरकार का इन्वेस्टमेंट जो भी बड़े बड़े पुल वगैरह बनाने में आता है वो भी लिया जाता है। तो ये हो जाता है तीन सेक्टर का टोटल खर्चा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई तीन सेक्टर का टोटल खर्चा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या तीन सेक्टर का एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर दे। वहीं पर लास्ट जब फोर्थ सेक्टर ओपन इकोनॉमी की बात होती है, तो एग्रीगेट डिमांड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो क्लोज में थे ही, क्लोज इकोनॉमी में। तो ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब है जैसे आप एक रूम में बैठे हो, अब अगर आप उसमें गेट लगा दोगे तो वो क्लोज है, जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। ठीक है, तो जो भी अंदर एक्टिविटी हो रही है, चाहे कोई खेल रहा है, कूद रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं, तो वो अंदर की एक्टिविटी होगी, जो बाहर कर रहा है वो बाहर की एक्टिविटी होगी। मगर जब आप गेट ओपन करोगे तो बाहर वाला अंदर जा सकता है, अंदर वाला बाहर जा सकता है। तो कंजप्शन जब जोड़ा जाएगा तो इसमें एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाएगा और इंपोर्ट यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो एक्स मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, जो हम माल बाहर बेचते हैं, निर्यात, या जो माल बेचते हैं कह लो, या फिर भेजते हैं। और एम मतलब क्या हो जाएगा? एम मतलब हो जाएगा इंपोर्ट, जो भी हम बाहर से सामान मंगवाते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दूं x माइनस एन, तो x माइनस एन का मतलब हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात कहते हैं इसको, शुद्ध निर्यात। तो ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का अभी मैंने आपको क्या मतलब बताया। एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है? ये बताता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का कुल खर्च, एक इकोनॉमी का खर्चा है ये। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। तो एक अर्थव्यवस्था का खर्चा निकालने के लिए हम क्लोज इकोनॉमी में निकाल सकते हैं, ओपन इकोनॉमी में भी निकाल सकते हैं, और टू सेक्टर में भी निकाल सकते हैं, थ्री सेक्टर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी।
अब एक चीज जरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू 12th का सिलेबस सीबीएसई का, सीबीएसई के 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी को ही पढ़ना है अपने सिलेबस में। इसका मतलब जो हम तीनों ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट सप्लाई भी आएगा अभी, तो इसके जो भी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे वो सिर्फ 2 सेक्टर से रिलेटेड होगा। यहाँ 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 सेक्टर को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका मतलब अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो 2 सेक्टर का पढ़ेंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप लिखो अपने कमेंट्स में ओके अंडरस्टूड, नहीं आई है तो आप ना लिखो और मुझे बता दो कि मुझे क्या बताना है दोबारा से, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स देख रहा हूं लाइव में। अगर समझ आ गया है तो आप क्या लिखोगे, अंडरस्टूड। नहीं आया है तो लिखोगे नहीं आया है, ये टॉपिक दोबारा बता दो या जो भी, ठीक है। जल्दी से फटाफट, समझ आ गया है तो बोलो, नहीं आया है तो बोलो। डन, ऋतिक डन, भविष्य डन, गौरव कश्यप समझ आ गया अंडरस्टूड, अंशु मसीह भी अंडरस्टूड, अमित मिश्रा भी अंडरस्टूड, गरिमा मिश्रा, दीक्षा पालीवाल अंडरस्टूड। इतने ही बच्चों को समझ आया और उन्हें कुछ लिखा नहीं है यार। 1 2 3 4, संध्या ने स्नेहा को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों ने लिखा है, ठीक है। और अभी भी 7-8 बच्चे बच गए हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है। तो अगर समझ आ गया है तो लिखो, प्रदीप समझ आ गया है, ठीक है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे अभी तो मैं आप लोगों को चेक कर सकता हूँ कि कितने लोग बता पाएंगे, और लोग सिर्फ ऑन करके बैठ रखे हैं क्या? आया है नहीं आया है समझ, बता सकते हैं, फिर मैं आगे टॉपिक को शुरू करता हूँ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी को। तो बस यहाँ पर रवि कुमार समझ आ गया, अंकित रावत समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और बच्चों ने नहीं बताया अभी, चलो करते हैं शुरू, जल्दी से लिखो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मिट गया, अच्छा ये रबड़ पे था, देखा जा रहा है, चलो वही से थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, इसको हटा देता हूं। हमारा टॉपिक है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। दो क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था, 2 क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था। तो भाई 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में क्या बताया हमने कि एडी कैसे चेक किया जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए आपको क्या करना है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को करना है। तो यहां पर अगर मुझे 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी को समझना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को समझना। तो यहां पर सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को समझना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को समझना, उपभोग व्यय को समझना कि कितना उपभोग होता है, कौन करता है ये उपभोग, ये प्राइवेट सेक्टर करता है। कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। और आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट को समझना, निवेश को समझना, निवेश इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को समझना, ठीक है, निवेश व्यय को समझना। अच्छा जी, तो अब ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये कंजप्शन के ऊपर सबसे पहली बात मैक्रो लेवल पर किसने की थी, तो हम मानते हैं कि सबसे पहले जब जिन्होंने डिस्कस करा उनका नाम है J.M. केन्ज। इन्हें जनरली बोला तो नहीं जाता बट समझा जाता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर बोल सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है प्रोफेसर J.M. केन्ज को। J.M. केन्ज का मतलब है जॉन मिनियार्ड केन्ज। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, वो है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। 1936 में ये बुक इन्होंने लिखी थी और 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद ये बुक बड़ी मतलब फेमस हुई, 1936 में आई और बहुत जल्दी ही फेमस हुई। और इन्होंने अपने आप में जो ग्रेट डिप्रेशन थे उसके एक छोटे मतलब जो भी थे उस टाइम की चीजों को एक्सप्लेन करा था और सॉल्यूशन दिया था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर। तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या करा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसी चीजों को मैक्रो लेवल पे बताया था, ठीक है। तो 1936 में ये बुक आई, ठीक है। और 1936 में ही इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया डेवलपमेंट देखते हैं, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में उन्होंने ही बताया। अपने आप में इनके जेएम केन्ज, प्रोफेसर जेएम केन्ज ने पूरा कंजप्शन को लेकर बिहेवियर भी बताया कि एक कंज्यूमर कंजप्शन मतलब कंज्यूमर कैसे कंजप्शन करता है, मैक्रो लेवल पर किस तरीके से उन चीजों को देखता है। तो हम अभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखेंगे, सिर्फ इस सी पार्ट को, ठीक है। फिर हम आई पार्ट को देखेंगे, समझेंगे जरा कि क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है। डन, समझते हैं जरा, अब आते हैं। तो कोई मुझे बताएगा 1936 में क्या हुआ था, बताएगा कोई कमेंट्स में, 1936 में क्या हुआ था? किसी ने भी लिखा था 1936 में क्या हुआ था? अरे भाई पता नहीं है क्या 1936 में क्या हुआ था? कोई बताएगा क्या कमेंट्स में? कमेंट्स देखने को मिला नहीं मेरे को अभी तक। एक कमेंट आया गरिमा का, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये क्या था 1936 में, इसका क्या मतलब था गरिमा? तो इसका मतलब क्या था, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ऋतिक सिंह ने लिखा है, बुक लिखी थी। किसने लिखी थी वो बुक? जिन्होंने आपकी एक किताब लिखी क्या? उन्होंने क्या लिखा था भाई? एक बुक लिखी थी 1936 में, जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में वो बुक पब्लिश हुई थी और वो बुक जेएम केन्ज की थी। जेएम केन्ज ही एक ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी इस कंजप्शन फंक्शन को बताने की कि मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर कंजप्शन से क्या होता है और कैसे लोग कंजप्शन करते हैं, उनके कंजप्शन का बिहेवियर देखा था। और वो कंजप्शन बिहेवियर मैक्रो लेवल पर था, माइक्रो लेवल पर नहीं। माइक्रो लेवल पर तो जेएम केन्ज ने नहीं देखा, माइक्रो लेवल पर तो इनसे पहले और भी थे, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल हैं, प्रोफेसर हिक्स हैं, उन लोगों ने देखा था। मगर जेएम केन्ज ने मैक्रो लेवल पे बात करी थी कि मैक्रो लेवल पर एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर किस तरीके से सोचता है और उस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का इकोनॉमी में बड़ा इफेक्ट होता है। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, अभी आप इकोनॉमी में रह रहे हो और मान लो एक छोटी सी एक मतलब एक ऐसे ही र्यूमर फैल जाए, ठीक है, कि नोटबंदी हो रही है, जैसे हुआ हो गया था, दोबारा नोटबंदी हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को पहले से ही बैंक में डाल के क्रेडिट इस टाइप का कुछ काम करना चालू करेंगे, ठीक है, कि हमें लाइन में ना लगना पड़ जाए, ठीक है, या फिर पहले से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे या सामान रखने चालू कर देंगे अपने घर में। तो इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर या पूरा देश का कंज्यूमर एक तरीके से कैसे काम करता है वो बताया था जेएम केन्ज ने, ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में बताया था, ठीक है। तो जेएम केन्ज ने ये सब बताया था। चलो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जेएम केन्ज अपने आप में फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन है क्या? तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इन्होंने ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का ये बताया था कि बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ कैसे सोचते हैं, सारे कंज्यूमर मतलब मैक्सिमम लोग कैसा सोचते हैं, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है। तो क्या बताया था उन्होंने? बताया था कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम, जो उसकी इनकम होगी, एक का ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अपनी आय, आय को देखो भाई वाई से डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, वाई से,
और उसे देख रहा है वो कंजप्शन है। किसे देख रहे हैं? कंजप्शन, उपभोग। और इसे किसे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? जेएम केज। जेएम केज बोलते हैं जब एक कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी, ठीक है, या फिर कंज्यूमर मत मानो, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मान लो, या फिर पूरी इकोनॉमी मान लो, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर तो नहीं है। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर भी हम कहीं ना कहीं माइक्रो में पढ़ सकते हैं, मगर हम ये बोलेंगे कि पूरी इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करेगी, या पूरी इकोनॉमी का जब इनकम जीरो होगा या फिर जब इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो वो कैसे कैसे खर्चा करेगी। जैसे मान लो जीरो पर ये 75 का करोड़ का खर्चा है एक इकोनॉमी का। जब एक इकोनॉमी के टोटल इनकम जीरो है, तब उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 75। अब ये करोड़ में है, हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसा जो भी होगा, ऐसा जीरो पर जब भी कंजप्शन होता है तो उसे सी बार से डिनोट करते हैं या फिर अल्फा वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या होता है भाई ऑटोनोमस कंजप्शन? तो हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन रेफर्स टू दैट कंजप्शन व्हिच अकर्स एट पॉइंट व्हेन इनकम इज जीरो। मतलब जब इनकम जीरो होगी तब वो जो कंजप्शन होगा उसी को हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। अब ऑटोनोमस कंजप्शन होता क्यों है? तो हम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी इकोनॉमी है उसको सरवाइव करना होता है। ठीक है, तो सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन, सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन, भाई जीने के लिए उपभोग जरूरी है, जीने के लिए उपभोग जरूरी है। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन जीरो इनकम पर होता है। क्यों होता है? बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन, जीने के लिए उपभोग जरूरी है, इसलिए होता है। तो हमने एक बात समझ ली कि भाई ये क्यों होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं? पहली बात जेएम केज ने बता दी कि सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन के बारे में, व्हेन इनकम इज जीरो तो कंजप्शन इज समथिंग, तो वो जो भी कंजप्शन समथिंग होगा वही है ऑटोनोमस कंजप्शन। बोलते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आप क्या बोल रहे हो? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? कंजप्शन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। देखो, ठीक है, ये हमने इनकम बढ़ाई, कंजप्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ाई, कंजप्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम इनकम बढ़ाते जाएंगे हमारा कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस बात ये है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे देश का कंजप्शन बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब जब तक उनके कोई भी एक कंज्यूमर होता है, कोई भी, अगर आप इसे इंडिविजुअल कंज्यूमर के रूप में भी सोचोगे, तो जब उसकी इनकम जीरो होगी ना तब भी वो कुछ ना कुछ उधार लेके खर्च करेगा, क्योंकि उसे जीना है भैया। तो जब जीना है तो सर्वाइवल तो करेगा ना, तो सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन, हमने यही लिखा है भाई। उसे सर्वाइव करना है तो उसको सर्वाइव करना है तो उधार लेके वो पैसा लेकर आएगा, कुल मिलाकर खर्चा करेगा। और जैसे ही उसकी इनकम ज्यादा होगी तो अब अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करेगा वो। बेसिक नीड्स जो भी उसकी बेसिक नीड्स होंगी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत नॉर्मल बेसिक नीड्स है। फिर उसको बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो घर भी होना चाहिए, नहीं जी मेरे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ की सामान होना चाहिए, टीवी सोफा सेट, ये सारी चीजें। तो हर कोई ये सामान इकट्ठा करेगा। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वो खर्चा बढ़ा देगा। और ध्यान रखना, अभी उसकी इनकम जितनी बढ़ रही है खर्चा भी बढ़ रहा है, मगर ध्यान रखना जितनी इनकम बढ़ रही है उतना खर्चा नहीं बढ़ रहा। जितनी इनकम बढ़ रही है, देखो 100 का इनकम बढ़ रही है तो 75 का खर्चा बढ़ रहा है, फिर इनकम बढ़ेगी फिर खर्चा बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी फिर खर्चा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये चलता चले जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा बढ़ता चलेगा। मगर जेएम के और यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो कंजप्शन फंक्शन इज दी, अब अगर हम बोले तो ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, तो इज दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, इनकम एंड कंजप्शन। क्या बोल रहे हैं हम? कि कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। तो आय तथा उपभोग के बीच फलनात्मक
संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। ये जो उपभोग फलन है, ये उपभोग फलन किसे कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, है ना? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? तो हम क्या बोल रहे हैं? कंजप्शन फंक्शन एक के बीच का एक फलनात्मक संबंध है। बस सीधी सी बात वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, बट जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता। जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता। बहुत नॉर्मल सी बात है। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। मगर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जब इनकम जीरो है तब कंजप्शन कुछ ना कुछ है। इसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और क्यों करते हैं ये? बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन। जैसे इनकम बढ़ी तो वैसे वैसे उसने कंजप्शन भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मगर एक टाइम पे उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तब उसका इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। देखो, तब उसका इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे फिर इनकम बढ़ेगी तो अब वो सेविंग भी करेगा। शुरुआत में वो उधार कर रहा था और बाद में वो सेविंग करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? चलो, तो अगर इतनी बात समझ आई है तो बताओ मेरे को। समझ आई है तो अगर कोई डाउट है तो बताओ, वो बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट्स लिखना। जल्दी जल्दी कमेंट्स लिखना। कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट लिखो अगर समझ आए तो। आ गया समझ? ओके, नो डाउट। अंशु मसीह, समझ आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आ रहा तो बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये जरूर बताना है आपको। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने ये समझ लिया कि भाई कंजप्शन फंक्शन किसे कहते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये डेफिनेशन जरूर याद रख लेना कि कंजप्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। किसके बीच में? इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में। बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। पहली बात हमें समझ आई। और वो फंक्शनल कैसा है? ऐसा ही है, जब इनकम जीरो तो कंजप्शन इज समथिंग। क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन। और इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। मैंने बार बार बोल रहा हूं ऑटोनोमस कंजप्शन। आगे इसकी बहुत जरूरत होगी और इसी से सारे कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ आएंगे, वरना ये जो नहीं समझोगे ना ऑटोनोमस कंजप्शन तो आगे दिक्कत कर देगा ये। वही क्या बोलता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ रहा है। मगर जितनी इनकम बढ़ रही है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है। देखो, 100 इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन 75 ही बढ़ रहा है। जैसी 100 की इनकम बढ़ रही है कंजप्शन 75 का बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि consumption function refers to the relationship between functional relationship between income and consumption. As income increases, consumption also increases, but not as much income increases. तो कंजप्शन तो बढ़ता है बट उतना नहीं बढ़ता जितना कि इनकम बढ़ती है। बहुत नॉर्मल सी बात है। इसके आगे हम टॉपिक को और समझते हैं। ठीक है, चलो भाई, इतनी अगर आपको बात समझ आई होगी तो फिर से आप मेरे को समझा बोल दोगे अंडरस्टूड वगैरह, है ना? तो 5-7 मिनट और देखते हैं, हल्का सा घर के लिए काम देते हैं, होमवर्क देते हैं और समझेंगे। बट उसके लिए ना पहले थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है। अब जैसे कि ना मैं अगर ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कैसा करेंगे जरा देखते हैं, ये ड्रॉ बनता नहीं बनता। ओके, ये तो पूरा का पूरा ही खींच रहा है, हटा देते हैं इसको। तो मुझे तो एक लाइन खींचनी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन खींचनी है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे लिए? अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक्स एक्सेस है, ये हमारे लिए वाई एक्सेस है। ठीक है, और इस पर हम
एक और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई ये मैंने 45 डिग्री की लाइन खींची है। कितने की खींची है? 45 डिग्री की। जरा समझना क्यों खींची है। इधर अगर ये 45 डिग्री है तो इस साइड भी ये 45 डिग्री की है, बिकॉज ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल था। दूसरी बात, इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्योंकि ये दोनों मतलब पूरे ग्राफ को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, तो ये एक रेफरेंस दे रही है। एक तरफ वाई साइड पर हम देखेंगे कंजप्शन को। किसको देखेंगे? कंजप्शन को। और एक्स एक्सेस पर हम देखेंगे इनकम को। जो भी हमने यहां पर अभी तक पढ़ा है इनकम और कंजप्शन, उसको देखेंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसमें थोड़े से मतलब पॉइंट्स दूं, तो जैसे इनकम 100 थी, इनकम 200, 300, 400, 500, ठीक है, 600, 700 तक लिया हमने। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर मान लो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरीके से लिया। तो आप देखोगे ये 75 से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है जरा समझना। तो मैं इसे फिर से थोड़ा एक काम कर लेता हूँ, इसे येलो से कर लेते हैं। तो ये 75 से शुरू होकर इस तरीके से 300 पे मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से 300 पे मैच कर रहा है। मैं जरा इसे यहीं मिला लेता हूँ। ठीक है, और जरा दिखाता हूँ आपको। थोड़ा ग्राफिकल वर्क ज्यादा है यहाँ पर, तो आप समझोगे कि ये मैच कहाँ कर रहा है। इस जगह पे मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कंजप्शन और इनकम एक दूसरे के बराबर हो रही है। ठीक है, आपको ग्राफ में दिख रहा है कंजप्शन और इनकम कहां पर बराबर हो रही है? 300 पर। कितने पर हो रही है? 300 पर। और ये जो 300 पर हो रही है, इसी को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। अभी देखो इसमें बहुत कुछ समझाना बाकी है। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा होगा। स्टार्टिंग में आपका क्या है? C ग्रेटर देन Y है इस पूरी सिचुएशन में, और इस पूरी सिचुएशन में C लेस देन Y है। तो आपको तीन सिचुएशन देखने को मिल रही है, C ग्रेटर देन Y और उधर C लेस देन Y। जहां पर C इक्वल टू Y मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई? बताना जरा मेरे को फटाफट, क्या बोलते हैं उसको जहां C और Y एक दूसरे के मिलता है, बराबर हो जाता है? जरा बताना कमेंट्स में, फटाफट बताना क्या कहते हैं उसको। जहां C और Y इनकम और कंजप्शन मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋतिक का आ गया जवाब, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, औरों का? औरों ने भी जवाब दिया, गौरव ने, भविष्य ने, ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ रहे हैं सारे लोग। तो अभी हमें पता चला ब्रेक इवन पॉइंट से लेफ्ट साइड में मिलेगा क्या? इनकम, कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में मिलेगा कंजप्शन इज लेस देन इनकम। ठीक है, अभी हमें तीन सिचुएशन देखने को मिल रही है। संध्या ने भी जवाब दिया, अंशु ने भी जवाब दिया है। ठीक है, और एक सर्कल 11 समथिंग कुछ जो भी है। ठीक है, हाँ, रीशु रावत ने भी जवाब दिया। ठीक है, भारत भारत ब्लॉग्स ने भी जवाब दिया। तो आपको इतनी बात समझ आ गई। तो मुझे ये बताओ, जहां से ये कंजप्शन लाइन, देखो आप ये ना सी लाइन है, इसको मैं कह रहा हूं कंजप्शन लाइन। मुझे बताओ कंजप्शन लाइन जहां से शुरू हुई है, इसका मतलब कंजप्शन लाइन कहां से शुरू हुई है? ये यहां से शुरू हुई है। कोई मुझे बताएगा कंजप्शन लाइन जो जहां से शुरू हुई है उसको क्या बोलोगे आप? जहां से कंजप्शन लाइन शुरू हुई है, बताओ क्या कहोगे? फटाफट बताना क्या कहोगे। जहां से कंजप्शन लाइन शुरू हुई है क्या कहेंगे उसको? उसे बोलेंगे सी बार पॉइंट या फिर ऑटोनोमस कंजप्शन पॉइंट। कुछ बच्चों का जवाब आ गया है ऑटोनोमस कंजप्शन, सी बार। दीक्षा का, गरिमा का, ऋतिक का, बहुत बढ़िया। क्या आया? इसे कहेंगे हम ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजप्शन पॉइंट। तो इतनी बात आपको जा रही है।
बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर की चीजें और समझानी है, एक्स्ट्रा समझानी है। मैं सोच रहा हूँ कल समझा लेते हैं उसको, है ना, क्योंकि इसके आगे एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बचा है, वो फोर्थ पॉइंट समझाना, मतलब 4 तो हो गए, 5वां पॉइंट बताना है, और उससे ही सब कुछ होना है आगे का, ठीक है। तो आप थक भी गए होगे जहां तक है, सुबह से लेकर अभी तक की थकान, कल थोड़ा एनर्जेटिक रहना यार, ठीक है। और कल मैं भी थोड़ा 5 मिनट उनको पहले कर दूंगा, और तुम्हारा फिर करेक्ट टाइम, बच्चे आपके साथ वाले उनको सब्सक्राइब कराना, देखना जरा, जितने हमारी क्लास के अंदर बच्चे हैं वो भी नहीं आ रखे हैं, ठीक है। हमारी क्लास में भी कम से कम 50 से ज्यादा तो क्रॉस होना चाहिए था ये ऐसे ही, ठीक है, मगर फिर भी ये अभी 17-18 भी चल रहे हैं, कभी 17, कभी 22, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, मगर यहाँ पर बोर्ड के क्वेश्चन भी करा दूंगा साथ साथ में आके, ठीक है। तो फिर आपको मिलेंगे हम कल, ठीक है। और कल समझते हैं, यहाँ तक आपने समझ लिया हो तो लिख लेना, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, वरना कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो आप अगर खाना नहीं खाया तो खा लेना, खा लिया है तो सो जाना, ठीक है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह।